बच्चों कक्षा 12 का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसके जो प्रथम भाग है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसका दूसरा अध्याय चल रहा है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें हम 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के इतिहास को पढ़ रहे हैं। बच्चों आज जो हमारा नया विषय है वह है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नवीन सिद्धांतों को देखने से पहले हम बच्चों दक्षिण भारत के कुछ राजा और सरदारों के बारे में देखना चाहेंगे। दक्षिण भारत में जो हमारा ये जो उपमहाद्वीप है, इसके दक्षिणी पठार और उसका जो दक्षिणी हिस्सा है जिसे हम तमिलकम भी बोलते हैं, उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाला हिस्सा आता है। यहाँ पर कुछ सरदार और सरदारियों का उदय हुआ, यानी यहाँ पर सरदार से मतलब एक जो जगह है वहाँ का मालिक, और सरदारी यानी वो जो जगह थी वो सरदारी कहलाती थी। ये सरदारियाँ चोल, चेर और पांड्य थीं। इन सरदारियों के बारे में जो दक्षिण के ग्रंथ हैं, जैसे तमिल ग्रंथों में संगम ग्रंथ कहलाते हैं जो, उनमें इसके बारे में विवरण है। ये सरदारियाँ बहुत समृद्ध थी और स्थायी थी, यानी बहुत लंबे समय तक ये सरदारियाँ चली थी और यहाँ पर किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण क्षेत्र में स्थित तमिलकम कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाला हिस्सा तमिलकम कहलाता है। यहाँ पर 3 सरदारियों, जो बड़ी सरदारी थी, जो प्रसिद्ध सरदारी थी, उनका उदय हुआ। चोल, चेर और पांड्य सरदारियों का उदय हुआ। ये सरदारियां बहुत ही स्थायी और समृद्ध थीं। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए और इन सरदारियों का विवरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, तमिल ग्रंथों यानी संगम साहित्य में मिलता है। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में इन सरदारियों का विवरण है और इससे इन सरदारों की जानकारी भी मिलती है। बच्चों में अब उस समय के आपको सरदारियों और जो प्रमुख राज्य थे उनके बारे में बताता हूँ। देखिए, आप नक्शे में देखिए कि ये जो दक्षिण का पठार है उसके दक्षिण में यहाँ पर ये चोल सरदारी थी, यहाँ पर चेर सरदारी थी और यहाँ पर पांड्य सरदारी थी। ये तीनों प्रमुख सरदारियाँ उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित थी। इसके अलावा देखिए, सातवाहनों का प्रदेश ये था, यानी उपमहाद्वीप के मध्य और पश्चिमी भाग में स्थित था। ये वाकाटकों का प्रदेश था, यानी उपमहाद्वीप के मध्य भाग में स्थित था। ये शकों का प्रदेश था जो कि उपमहाद्वीप के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित था। और देखिए, ये कुषाणों का प्रदेश था जो कि इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। इस प्रकार से हम इस नक्शे में देखते हैं कि जो सरदारियां थी वो दक्षिण भाग में स्थित थी और ये जो प्रदेश थे पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। सरदार और सरदारी, देखिए बच्चों, ये सरदार कौन थे? ये उस सरदार उस राज्य के बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होते थे और ये इनका जो पद था वो वंशानुगत भी होता था कई बार और कई बार नहीं भी होता था। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी होता था। इनके खानदान के लोग ही इनके समर्थक होते थे। सरदारों के समर्थक उनके खानदान के लोग ही होते थे। इनके कार्य क्या थे? सरदारों के कार्य थे, मुख्य रूप से उनके 3 कार्य थे। अगर मान लीजिए कोई विशेष अनुष्ठान होता है तो उसका वो संचालन करवाते थे। अगर मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति आती थी तो उसमें वो नेतृत्व का काम करते थे। और इसके अलावा तीसरा उनका महत्वपूर्ण काम ये भी था कि अगर कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को मध्यस्थता करके सुलझवाते भी थे। विशेष अनुष्ठानों का संचालन करते थे, युद्ध के समय वो नेतृत्व भी करते थे और विवादों में मध्यस्थता करके
सुलझाने का कार्य भी करते थे। इसके अलावा जो उनके अधीन क्षेत्र था उस क्षेत्र से वो भेंट वसूल करते थे। जैसे राज्य जो होते हैं वो तो कर वसूल करते हैं, लेकिन वो लोग भेंट वसूल करते थे, और जो वो भेंट वसूल करते थे उसको अपने अधीनस्थों में वितरित भी करते थे, उसको बांटते भी थे। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेते थे और उसके समर्थकों में उस भेंट का वितरण भी करते थे। वो कर वसूल करते हैं। भेंट और कर में क्या अंतर है? भेंट इच्छा से दी जाती है, खुश करने के लिए दी जाती है, जबकि जो राज्य का जो कर होता है वो निश्चित होता है, उसको देना भी आवश्यक होता है। इसके बाद में देखिए आप, ये जो सरदार थे इनकी कोई स्थायी सेना या अधिकारी इनके नहीं होते थे। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। कुछ सरदार और राज्य लंबी दूरी के व्यापार करने वालों से राजस्व भी वसूल करते थे। इनमें मुख्य रूप से सातवाहन और शक शासक हैं। सातवाहन शासक जो थे वो मध्य भारत में उनका राज्य था। 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक सातवाहनों का शासन रहा। और जो शक थे वो मध्य एशिया से आए थे और इनका इस उपमहाद्वीप के पश्चिम में और पश्चिमोत्तर भाग में शासन रहा। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार पर राजस्व जुटाते थे। इसके दो उदाहरण हैं। एक तो सातवाहन शासक जिन्होंने 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक शासन किया और इनका मध्य एवं पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर शासन था। दूसरे शक शासक जो कि मध्य एशियाई मूल के थे, यानी मध्य एशिया से वो आए थे और पश्चिमोत्तर और पश्चिम के भागों पर उनका शासन था। इसके अलावा जो सातवाहन शासक थे उन्होंने अपने आप को समाज में अपना ऊंचा अस्तित्व दिखाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अपने जैसे वो सत्ता में आए उसके बाद अपने सामाजिक अस्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। यानी राजधर्म के नवीन सिद्धांतों का उदय हुआ। वो अपने आप को जनता से, प्रजा से ऊपर बताने की कोशिश करते थे, जिससे कि जनता में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रहे। सातवाहन शासकों ने एक बार सत्ता में आने के बाद ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। अब देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, पढ़ा था कि जो ये सरदार थे वो अपनी जनता से, अपने क्षेत्र की, जो उनके अधीन में जो क्षेत्र होता था उसकी जनता से भेंट वसूल करते थे। और इसी भेंट का एक उदाहरण आपको दिया गया है। यह पांड्य सरदार सेनगुत्तु वन की वन यात्रा के बारे में है। एक पांड्यों का जो सरदार था, पांड्य सरदारी अपन ने देखी थी अभी, चोल, चेर और पांड्य। उन पांड्य सरदारियों में एक सेनगुत्तु वन एक पांड्य सरदार था। तो किस प्रकार से ये जो सरदार जब अपने क्षेत्र में जाते थे तो वहां के लोग उनको भेंट स्वरूप, वो सब आते थे और उनको भेंट स्वरूप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उनको देते थे और उनके सामने इस प्रकार से नतमस्तक रहते थे जैसे उनके लिए वो बहुत बड़े हों। ये जो वाकया है वो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम से लिया गया है। जब वह वन की यात्रा कर रहे थे, कौन? सरदार जब वन में गए यात्रा करते करते तो वो एक बस में पहुंच गए तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से ठीक उसी प्रकार से उतरे जैसे पराजित होकर विजयी का आदर करते हैं। यानी उनके मन में, जो लोग थे उनके मन में सरदार के प्रति इतना आदर था कि जैसे कोई हारने वाला जीतने वाले के सामने अपना आदर व्यक्त करता है, ठीक उसी प्रकार का था। और वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लाए थे भेंट करने के लिए, सम्मान में देने के लिए। वे अपने साथ उपहार, हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बालों के बने चंवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची और मिर्च लाए थे। देखिए कितने विभिन्न प्रकार की चीजें लाए थे। अब जैसे इसमें हिरणों के बालों के बने चंवर, यानी आपने देखा होगा कई चित्रों में, पुराने चित्रों में राजाओं के पीछे ऐसे एक यूं पंखा सा यूं ऐसे करते रहते हैं, बालों का बना हुआ होता है, वो हिरणों के बालों से बने हुए चंवर होते हैं। उसके अलावा
वो मधु भी लाए थे, मधु यानी शहद, वो चंदन भी लाए थे। चंदन की लकड़ी होती है, उसको सिर पे लगाते हैं। चंदन वो है गेरू, गेरू एक पत्थर होता है, उसको घिस करके उसमें से कलर निकलता है, उसका कलर किया जाता है। सुरमा, सुरमा आंखों में लगाया जाता है। हल्दी, इलायची, मिर्च, ये जानते हैं आप। वे नारियल भी लाए थे, आम भी, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी और केला भी लाए थे। वो बागों के बच्चे भी लाए थे। वो शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे और बोलने वाले तोते भी लाए थे। यानी भेंट में देने के लिए देखिए कितनी सारी चीजें लाए थे, और वो सरदार को बड़े स्नेहपूर्वक इन चीजों का भेंट करते थे। अब देखिए आता है दैविक राजा। अब देखिए ऐसा समय आया जब राजाओं ने अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए देवताओं से अपनी तुलना करना प्रारंभ कर दिया, और वो अपने आप को देवी देवताओं के समतुल्य लाने की कोशिश करने लगे। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था, और यह कार्य सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? जिसने अपना राजधर्म के नए नियम बनाए, वो कार्य प्रारंभ किया कुषाणों ने। कुषाण मूलतः चीन के थे। ये चीन से मध्य एशिया और मध्य एशिया से भारत में आए, और यहां आकर के इन्होंने 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी तक शासन किया। कुषाण जो थे, इन्होंने इस धर्म का, यानी अपने आप को देवताओं के समान सिद्ध करने का पालन सबसे पहले प्रारंभ किया। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिशस ने की थी, कुजुल कडफिशस ने की थी, और उसने ऐसे सिक्के चलाए थे जैसे सिक्के रोमन सम्राट अगस्टस ने, वैसे ही उसने भी सिक्के चलाए थे। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक शासन किया था। उन्होंने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। किस उपाय का? अपने आप को देवता प्रस्तुत करने का। भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कुजुल कडफिशस था। इसने अपने सिक्कों को रोमन सम्राट अगस्टस के सिक्कों के अनुरूप जारी किया। उसने अपने सिक्के चलाए, और उसके सिक्के कैसे थे? रोमन सम्राट अगस्टस जैसे सिक्के थे। इसके बाद में देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कुषाण चीन से मध्य एशिया होते हुए भारत आए थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के वर्ष यानी 78 ईस्वी में एक नया संवत प्रारंभ किया, जिसको शक संवत कहते हैं। कनिष्क एक प्रतापी शासक होने के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। उसने अशोक के समान चैत्य, विहार और स्तूपों की रचना करवाई, स्थापना करवाई, इसलिए उसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन करवाया था। कनिष्क बहुत प्रतापी भी था। उसने चीन से रोम जाने वाले सिल्क मार्ग पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कनिष्क ने अपनी जो पहली राजधानी थी वो पेशावर में, और दूसरी राजधानी उसने मथुरा में बनाई थी। इसके साथ साथ ही उसने कश्मीर को जीत करके वहाँ पे कनिष्कपुर नामक शहर की भी स्थापना की थी। इसके अलावा आप देखिए वो बहुत ही विद्वान था, और उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग भी रहते थे। अश्वघोष, मित्र, नागार्जुन और चरक, ये सब उसके दरबारी थे। वह अपने आप को कैसर और सीजर की उपाधियों से विभूषित किया उसने अपने आप को, और कैसर और सीजर कहलाना पसंद करता था। कनिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसने अपने राज्यारोहण के, यानी जब वो राजा बना उस वर्ष, यानी वो वर्ष 78 ईस्वी था, तब से उसने एक नए संवत यानी शक संवत को चलाया। कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि
धारण की थी। उसकी प्रथम राजधानी पेशावर थी और दूसरी मथुरा थी। उसने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था और उसने बौद्ध विहारों, चैत्यों और स्तूपों का निर्माण करवाया। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसे द्वितीय अशोक भी कहते हैं। और देखिए, जो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे अश्वघोष, और जो दार्शनिक और वैज्ञानिक थे नागार्जुन, उसके अलावा वसुमित्र और चरक जो कि राजवैद्य थे, ये सब की सब कनिष्क के दरबारी थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कुषाण वंश है उसका ये सबसे प्रतापी शासक था। अब देखिए, हाँ, ये हो ही गया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, यहां तक कि चौथी बौद्ध संगति भी कनिष्क ने ही कुंडलवन कश्मीर में प्रारंभ की। कुषाण वंश की जो इतिहास की रचना जब की जाती है तो उसमें साहित्य और अभिलेखों का बहुत बड़ा योगदान है। यानी साहित्यों और अभिलेखों के द्वारा इस वंश की जानकारी ली गई। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। लेकिन इसके बाद में आप देखिए कि उन्होंने सिक्कों के द्वारा और मूर्तियों के द्वारा भी अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप को देवतुल्य दिखाने का प्रयास किया। और देखिए, कनिष्क ने अपने ये दो सिक्के, एक सिक्का चलाया जिसके दो भाग आपको यहां दिखाए हुए हैं। ये उसका अग्र भाग है, ये उसका पश्च भाग है। कुषाण जिस प्रकार का राजधर्म प्रस्तुत करना चाहते थे उसका प्रमाण उसके सिक्के और मूर्तियां देती हैं। यानी सिक्कों के द्वारा और मूर्तियों के द्वारा वो अपने आप को ऊंचा स्थान दिखाना चाहते थे। देखिए, कुषाण सिक्के हैं, ये एक्चुअली में कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्के हैं। और इसके अंदर अग्रभाग में कनिष्क है और इसके पश्च भाग में एक देवता है। यानी उन्होंने, कनिष्क ने क्या किया, अपने आप को देवता से जोड़ने की कोशिश की। यानी वो भी देवता के समतुल्य हैं, हम भी देवपुत्र हैं, हम भी देवता हैं, जिसे समाज में उनको देवता की तरह माना जाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी मूर्तियां भी बनवाई। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास में माट में एक देवस्थान के अंदर कुषाण वंश की मूर्तियां मिली हैं। इसी प्रकार से अफगानिस्तान के एक देवस्थान में भी कुषाण वंश की, कुषाण राजाओं की, उनके प्रतापी राजाओं की मूर्तियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां बनाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली। अब देखिए, ये मूर्तियां हैं। ये मथुरा में जो माट है वहां पर देवस्थान में मूर्ति है, इसको कनिष्क की मूर्ति माना गया है और इसका रूप इस प्रकार से दिया गया है। देवस्थान में इसको पदस्थापित किया गया है और इसका रूप इस प्रकार से किया गया है जैसे कि वो एक देवता के तुल्य हैं। इसके अलावा इन मूर्तियों के जरिए जो कुषाण वंश के सम्राट थे वो अपने आप को देवता या देवतुल्य सिद्ध करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे और वो अपने नाम के आगे देवपुत्र भी लगाते थे। इसलिए शायद इसलिए हुआ होगा कि वो चीन से आए थे और चीन के जो सम्राट हैं वो अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र लगाते हैं, तो उन्होंने उनसे प्रेरणा ली होगी और वो भी अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाने लग गए। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। चीनी शासक जो थे वो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, तो ये अपने आप को देवपुत्र कहलाने लगे। अब देखिए, इसी प्रकार से राजधर्म के जो नवीन सिद्धांत हैं, कौन से नवीन सिद्धांत, जिसमें राजाओं ने अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश की, अपने आप को देवताओं के समान लाने की कोशिश की, उसमें गुप्त काल भी आता है। गुप्त काल की बात करें तो ये वो, हालांकि ये जो गुप्त काल है इसके बारे में चौथी ईस्वी के जो अवशेष हैं, साक्ष्य हैं,
वो इसको प्रमाणित करते हैं कि उस समय एक ऐसा साम्राज्य था जो बहुत ही समृद्ध राज्य था। इस राज्य के समकालीन अथवा उस समय के जो अन्य राज्य थे उनकी स्थिति कैसी थी? उस समय जो साम्राज्य थे वो सामंतों पर निर्भर थे। उनके जो सामंत होते थे वो बहुत शक्तिशाली भी होते थे। ये सामंत अपनी जो आय है उसको, या जो अपनी आजीविका है उसका स्वयं ही उसको पूरा करते थे। इसके लिए वो जो अपने क्षेत्र की ज़मीन है या भूमि है उस पर अपना नियंत्रण रखते थे। वो राजा का आदर भी करते थे और आवश्यकता पड़ने पर राजा की सैनिक सहायता भी करते थे। लेकिन अगर सामंत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे तो वो राजा को हटा करके स्वयं ही राजा बन जाते थे। और कुछ ऐसे राजा भी थे, दुर्बल राजा, वो दूसरे राजाओं के अधीन हो जाते थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिले हैं। इस समय कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। वो अपना आजीविका या निर्वाह स्थानीय संसाधनों से करते थे। स्थानीय जो संसाधन थे उन्हीं से वो अपना आजीविका चलाते थे। इसके लिए वो भूमि पर नियंत्रण भी करते थे। वो जो उनकी जमीन थी वो उनके कंट्रोल में रहती थी, उनके नियंत्रण में रहती थी। वे शासकों का आदर भी करते थे। जो उनके राजा होते थे उनका आदर करते थे और उनकी आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता भी करते थे। और जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। ये उस समय की स्थिति थी, गुप्त काल के प्रारंभ होने के समय की स्थिति। ऐसे ही एक सामंत श्रीगुप्त भी हुए। श्रीगुप्त ऐसे एक शक्तिशाली सामंत थे कि वो बाद में जाकर के राजा बन गए और फिर उन्होंने गुप्त वंश की नींव डाली और प्रतापी शासकों से भरी हुई एक गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त वंश भी इसके संस्थापक श्रीगुप्त, जो कि एक बड़े सामंत थे, वहां से प्रारंभ होता है। और फिर श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर कुमारगुप्त, और फिर स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी इस गुप्त साम्राज्य में हुए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी शासकों तक पहुंचा। अब देखिए इनका शासनकाल। श्रीगुप्त जो थे उन्होंने 240 ईस्वी से शासन प्रारंभ किया और 280 ईस्वी तक उनका शासन रहा। उसके बाद में उनका पुत्र घटोत्कच राजा बना और घटोत्कच ने 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने सत्ता संभाली और वो बहुत प्रतापी शासक हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 350 ईस्वी तक शासन किया और फिर उसके बाद में उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, उसने 350 से 375 ईस्वी तक शासन किया। भारत का नेपोलियन भी कहते हैं समुद्रगुप्त को। और इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि प्रतापी शासक हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसका शासन 375 से लेकर 415 ईस्वी तक रहा। और आप देखिए कि जो चीनी यात्री फायान है वो इसी के समय में आया था और यहाँ 405 से 411 ईस्वी तक इसका ही दरबारी बन करके रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक इसका शासन रहा। विक्रमादित्य भी कहा गया। चीनी यात्री फायान जो कि 405 से 411 ईस्वी तक आया था वो इसके दरबार में ही। इसके बाद कुमारगुप्त जो थे उनका शासन 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा और यह भी एक बहुत ही प्रतापी शासक थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। यह भी एक प्रतापी शासक थे जिसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। उसके बाद में स्कंदगुप्त शासक बने और स्कंदगुप्त का शासन 455 से 467 ईस्वी तक रहा।
ये अंतिम सफल प्रतापी शासक थे गुप्त वंश के। इन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य करवाया अपने गवर्नर चक्रपालित के द्वारा। स्कंदगुप्त इन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का अपने गवर्नर चक्रपालित द्वारा पुनर्निर्माण करवाया। जो सुदर्शन झील है वो अशोक के जो बाबा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। इस समय तक आते आते वो झील टूट गई थी, तो स्कंदगुप्त ने उसका पुनरुद्धार कराया, उस झील को दोबारा बनवाया और वो झील वापस ठीक हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गुप्त काल है ये बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का काल हुआ है। गुप्त शासकों का इतिहास सिक्कों से, साहित्यों से और अभिलेखों से लिखा गया है। लेकिन इसके अलावा भी और भी ऐसी चीजें हैं जिनसे गुप्त शासन की, गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। और इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रशस्ति। प्रशस्तियां लिखी गई जो शासकों के कवियों ने लिखी। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राज्य या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियां भी उपयोगी हैं। लेकिन इतिहासकारों ने बताया कि जो ये प्रशस्तियां हैं इनसे तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि ये काव्यात्मक ही हैं। इनमें अपने शासक के गुणों का, उसकी उपलब्धियों का, उसकी विशेषताओं का ही गुणगान है। इसलिए उस समय की, ये उस समाज की और उस समय क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी, लोगों का कैसा हाल था, उसके बारे में इससे जानकारी नहीं मिलती है। इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर इतिहास खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये रचनाएं तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा काव्यात्मक ग्रंथि हैं। जैसे समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिशेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी और वो जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसमें उन्होंने समुद्रगुप्त का गुणगान किया है। उस प्रशस्ति को संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यह इलाहाबाद में स्थित है। उदाहरण के स्वरूप देखें तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी, जो संभवतः सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। उन्होंने इसको संस्कृत में लिखा था। अब देखिए वो प्रयाग प्रशस्ति, देखिए आप, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति का अंश। हरिशेन ने लिखा है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। समुद्रगुप्त का इस पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। यानी वो इतने वीर हैं कि अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को उन्होंने समाप्त कर दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं, यानी भगवान के समान हैं। वो साधुओं का समृद्धि और असाधुओं के विनाश के कारण भी हैं। साधु यानी अच्छे लोग जो हैं उनके समृद्धि के कारण हैं, वो उनको दान देते हैं, और जो असाधु हैं उनके विनाश के कारण हैं, यानी उनको वो समाप्त कर देते हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। उनका जो हृदय है वो इतना कोमल है कि भक्ति से और विनय से उनको वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, यानी उनका जो दिल है वो बहुत ही कारुणिक है। वो यानी लोगों की करुणा को, पीड़ा को समझते हैं। वे सहस्त्र गायों के दाता हैं, यानी हजारों हजारों गायें उन्होंने दान में दी हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, गृहिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। यानी जो उनका मस्तिष्क है वो इस प्रकार से दीक्षित है कि वो जो गरीब लोग हैं उन सब के उद्धार के लिए वो सदैव ही तैयार रहते हैं। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं, यानी वो एक ऐसी मूर्ति हैं जो हर मनुष्य के लिए, हर अच्छे व्यक्ति के लिए हमेशा उदार हैं। वे देवताओं में कुबेर हैं, यानी जो धन देवता हैं वो वैसे ही हैं। वो वरुण हैं, यानी समुद्र देव के तुल्य हैं,
वो इंद्र के समान यानी वर्षा के देव के तुल्य हैं, वो यम यानी मृत्यु देव के तुल्य भी हैं। इस प्रकार से हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा और ये जो काव्यात्मक प्रशस्ति है ये अपने आप में अनूठी है। इस प्रकार से हमने देखा कि समुद्रगुप्त जो थे वो एक बहुत ही शक्तिशाली और विश्व विजयी सम्राट थे। समुद्रगुप्त ने जितने भी अपने जीवन में युद्ध किए उन सभी युद्धों में विजय प्राप्त की और वो कला और साहित्य को बहुत पसंद करते थे। गुप्त काल के सिक्कों में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वाकई में वो भारत के नेपोलियन थे। इसी के साथ हम यहीं विराम लेते हैं बच्चों। अब हम अगले भाग में जो भारत का बदलता हुआ देहात, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।